विलय का एक प्रावस्था में संगुणन। द सॉल्यूट इज एसोसिएटेड इन वन ऑफ द सॉल्वेंट्स। माना कि दो सॉल्वेंट हैं, फेस 1 में एक सॉल्वेंट है तथा फेस 2 में दूसरा सॉल्वेंट है। इन दो सॉल्वेंट में दो विलायकों के अंदर एक सॉल्यूट को मिलाया गया है और इस सॉल्यूट का आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है X। तो इस सॉल्यूट की फेस फर्स्ट में प्रेजेंट विलायक में सांद्रता है C1। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ये सॉल्यूट इस फेस 1 में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। तो इस फेस फर्स्ट में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, विलायक प्रेजेंट है, उसमें इस सॉल्यूट X की कंसंट्रेशन C1। देन फेस 2 में जो सॉल्वेंट है, विलायक है, उसका संगुणन हो रहा है। जो विलायक प्रेजेंट है, जो विलायक है उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूट का संगुणन हो रहा है, उस सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है। तो NX से एसोसिएशन हो रहा है XN में। NX X जिस X सॉल्यूट की वह कंसंट्रेशन है जिसका संगुणन या एसोसिएशन नहीं हुआ है, और XN सॉल्यूट की वह कंसंट्रेशन है जिसका एसोसिएशन हो गया है। तो C3 सॉल्यूट की वह कंसंट्रेशन है जिसका एसोसिएशन संगुणन नहीं हुआ है, और C2 सॉल्यूट की वह कंसंट्रेशन है जिसका संगुणन व एसोसिएशन हो गया है। तो दोनों विलायक के अंदर सॉल्यूट की आणविक अवस्था X के बीच में सेम आणविक अवस्था मॉलिक्यूलर स्टेट X के बीच में एक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो जाएगा, एक साम्यावस्था आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू नर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ C1/C3 इज इक्वल्स टू K, और फेस 2 के अंदर वे सॉल्यूट जिनका संगुणन नहीं हुआ है और वे सॉल्यूट जिनका संगुणन हो गया है के बीच में भी एक साम्यावस्था प्रेजेंट हो गई है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट प्रेजेंट है। तो वितरण नियम के अनुसार सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के वे पार्टिकल जिनकी आणविक अवस्था, जिनकी मॉलिक्यूलर स्टेट समान है, उनके बीच में साम्य स्थापित हो जाएगा। तो वितरण के नियम के अनुसार नर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग C1/C3 इज इक्वल्स टू K1, और फेज 2 के अंदर भी एक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। तो साम्य के नियमानुसार अणुओं के संगुणन के साम्य अर्थात जो फेज 2 में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है वह है NX, और XN के बीच में एक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। इसकी कंसंट्रेशन है C3 और इसकी कंसंट्रेशन है C2। द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, concentration of product is divided by concentration of reactant is K equilibrium। साम्यावस्था स्थिरांक में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ उत्पाद की सांद्रता डिवाइडेड बाय अभिकारकों की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता XN डिवाइडेड बाय अभिकारकों की सांद्रता NX इज इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम K2 इसको बोल रहे हैं, एक स्थिरांक। तो XN की सांद्रता C2 और NX की सांद्रता C3 की पावर N। लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार ये जो स्टैक्योमेट्रिक रेशियो है वह पावर में चला जाता है। तो C3N इज इक्वल्स टू K2। अब दोनों और इस समीकरण 4 का दोनों और nth वर्गमूल लेने पर, nth रूट लेने पर N C2/C3 की पावर N इज इक्वल्स टू N रूट K2। हमें पता है कि स्क्वायर रूट में 2 की पावर 2 है, तो पावर कैंसिल हो जाता है और बाहर 2 आ जाता है। इसी तरह से
स्क्वायर रूट में 4 की पावर 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, केवल 4। इसी तरह से यहाँ पर C3 की पावर n है और बाहर भी nth रूट लिया गया तो ये n कैंसिल हो जाएगा और केवल C3 आ जाएगा। तो n रूट C2 डिवाइडेड बाय C3 इज इक्वल्स टू nth रूट K2। अब समीकरण 1 में समीकरण 6 का भाग देने पर ये समीकरण जो 1 हमारे पास में आई थी अकॉर्डिंग टू नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम के अनुसार, इस समीकरण के अंदर इस समीकरण का भाग देने पर C3 से C3 कैंसिल, तो C1 अपॉन nth रूट ऑफ C2 इज इक्वल्स टू K1 डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ K2। अब ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट दे दिया। ये nK2 एक कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट दे दिया K3, तो K1 अपॉन K3 और ये ऐसे कैसे आ गया C1 डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ C2। ये पूरी टर्म भी एक कांस्टेंट है, इसको भी एक नया कांस्टेंट दे दिया K, तो C1 डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ C2 इज इक्वल्स टू K, और K क्या है यहाँ पर, एक स्थिरांक है। तो किसी विलायक के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट विलय के पार्टिकल्स का संगुणन या एसोसिएशन हो रहा है, तब हम फॉर्मूला ये लेंगे। इस फॉर्मूले में मान रखने पर K का मान स्थिरांक आएगा। बेंजोइक एसिड का वाटर तथा बेंजीन में डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। तो यदि एसोसिएशन या संगुणन हो रहा है तब हम फॉर्मूला ये वाला यूज में लेंगे। नेक्स्ट, विलय का एक विलायक में वियोजन। द सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड इन वन ऑफ द सॉल्वेंट्स। माना कि दो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट फर्स्ट एंड सॉल्वेंट सेकंड। अब फर्स्ट विलायक सॉल्वेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह आणविक अवस्था X में ही प्रेजेंट है। सॉल्यूट अपनी आणविक अवस्था X में प्रेजेंट है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो कंसंट्रेशन है इसकी C1। जबकि यदि विलायक सेकंड की बात की जाए तो यहाँ कंसंट्रेशन C2 है, लेकिन सॉल्यूट विलायक में अणु X डिसोसिएट हो रहा है, वियोजित हो रहा है और A व B का फॉर्मेशन कर रहा है। माना कि वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और विलय की कुल सांद्रता है C2। तो सपोज X वियोजित हो रहा है A व B में, तो स्टार्टिंग में X था 1, A और B था 0 0, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो X का मान आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, A आ जाएगा अल्फा और B आ जाएगा अल्फा। क्योंकि कंसंट्रेशन C2 है तो C2 1 माइनस अल्फा, C2 अल्फा एंड C2 अल्फा। तो सेकंड विलायक में, सेकंड सॉल्वेंट के अंदर अवियोजित अणुओं की सांद्रता C2 1 माइनस अल्फा है। जो विलायक सेकंड है, सॉल्वेंट सेकंड है, उसमें इसकी ये जो है इसका वियोजन नहीं हो रहा है, ये अवियोजित अणुओं की सांद्रता है। तो इसके बीच में और इसके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, C1 डिवाइडेड बाय C2 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू स्थिरांक Kd। और यदि वियोजन की प्रक्रिया, डिसोसिएशन सॉल्वेंट फर्स्ट में हो रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। C1 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल्स टू Kd, एक स्थिरांक आ जाएगा। तो यदि किसी विलायक में सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, वियोजित हो रहा है, तब उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ में लेंगे।
C1 डिवाइडेड बाय C2 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू K। जब विलय किसी एक विलायक के साथ रासायनिक संयोग करता हो, व्हेन सॉल्यूट एंटर्स इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन विथ वन ऑफ द सॉल्वेंट। माना फर्स्ट विलायक में विलय की सांद्रता C1 है तथा इसमें यहाँ आणविक अवस्था X में है। कोई सॉल्वेंट है, उसके अंदर सॉल्यूट अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट X में प्रेजेंट है। विलायक सेकंड में यह विलायक के N अणुओं के साथ रासायनिक संयोग करता है तथा XNS बनाता है। सॉल्वेंट सेकंड के अंदर यह सॉल्यूट सॉल्वेंट के N मॉलिक्यूल के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है और XNS का फॉर्मेशन करता है। यहाँ सॉल्वेंट फर्स्ट में नॉर्मल अणुओं की कंसंट्रेशन C1, X की कंसंट्रेशन C1। सॉल्वेंट सेकंड में X की कंसंट्रेशन C2, NS की कंसंट्रेशन CS एंड XNS की कंसंट्रेशन C3 है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम के अनुसार C1/C2 इज इक्वल्स टू K एंड सेकंड विलायक में सॉल्वेंट सेकंड के अंदर हम जानते हैं कि सॉल्वेंट सेकंड के अंदर निम्न इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहता है, निम्न साम्यावस्था प्रेजेंट रहती है। नॉर्मल अणुओं की सांद्रता C2, रासायनिक संयोग करने वाले अणुओं की सांद्रता, विलायक संकृत अणुओं की सांद्रता C3, केमिकल रिएक्शन करने के बाद में जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी सांद्रता C3 हो गई। विलायक अणुओं की सांद्रता CS, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज CS। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के अनुसार, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो C3 डिवाइडेड बाय C2 इंटू CS की पावर n। स्टाइकोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पावर में चला जाता है, इज इक्वल्स टू K1। अब क्योंकि विलायक की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट CS बाकी सभी कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा है, तो इसे कांस्टेंट मान सकते हैं हम लोग। तो C3 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल्स टू K1। CS की पावर n ऊपर चला गया और क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण इसे एक कांस्टेंट मान सकते हैं, तो ये पूरी टर्म एक तरह से कांस्टेंट आ गई K2। तो C3 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल्स टू K2। समीकरण के दोनों तरफ एक को जोड़ने पर 1 + C3/C2 इज इक्वल्स टू 1 + K2। तो C2 + C3 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल्स टू 1 + K2। समीकरण 1 में समीकरण 7 का भाग देने पर, ये समीकरण 1 है, इसमें समीकरण 7 का भाग देने पर C1 डिवाइडेड बाय C2 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C2 + C3 इज इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाय 1 + K2। तो C1/C2 + C3 इज इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाय 1 + K2। ये पूरी टर्म एक कांस्टेंट है, तो इस पूरी टर्म को एक कांस्टेंट K3 मानने पर C1/C2 + C3 इज इक्वल्स टू K3। यहाँ पर लास्ट इक्वेशन आई थी C1 डिवाइडेड बाय C2 + C3 इज इक्वल्स टू K3। यहाँ C2 और C3 फेज सेकंड के अंदर सॉल्यूट की कुल सांद्रता है। अतः इस इक्वेशन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विलायकों में किसी एक से विलय का विलायक संकरण रासायनिक अभिक्रिया बनने पर वितरण की मौलिक समीकरण जो कि C1 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल्स टू K है, में कोई अंतर नहीं आता, केवल K का सांख्यिकी मान बदल जाता है। नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में इक्वेशन आई थी C1 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल्स टू K, और जब किसी एक सॉल्वेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है या रासायनिक अभिक्रिया होती है तब इक्वेशन आ रही है ये। तो C2O + C3 एक तरह से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ही है, तो जो केमिकल रिएक्शन के बाद में, रिएक्शन होने के बाद में जो आपको इक्वेशन मिलती है वो एक तरह से
मौलिक समीकरण ही है, जो बेसिक इक्वेशन है वही है, बस इसमें K3 का जो मान है वह बदल जाता है, केवल K का सांख्यिकीय मान बदल जाता है। वितरण नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फर्स्ट, विलय की विलयता का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। सैद्धांतिक रूप से यह प्रकट किया गया है कि साम्य में दो अमिश्रणीय द्रवों के बीच किसी आणविक स्पीशीज के वितरण का अनुपात C1/C2 है तथा एक विलायक में विलय की विलयता S1 तथा दूसरे विलायक में विलय की विलयता S2 का निर्धारण किया जा सकता है। अतः वितरण गुणांक के ज्ञात हो तो विलयता को ज्ञात कर सकते हैं। C1/C2 S1/S2 K। मीन्स जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वह सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी के इक्वल होती है, बराबर होती है। तो C1/C2 K, देन S1/S2 K। यदि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट का मान ज्ञात हो और दोनों में से किसी एक की सॉल्युबिलिटी हमें पता हो तो हम बाकी बचे हुए की सॉल्युबिलिटी को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 25 डिग्री सेल्सियस पर आयोडीन का एक स्वच्छ विलयन बना है जिसमें 0.350 ग्राम आयोडीन प्रति लीटर है। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं जल का वितरण गुणांक 88 हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन की विलयता कितनी होगी। यहाँ हमको K का मान पता है और आयोडीन की जल में विलयता हमें दे रखी है, मतलब कि वाटर के अंदर आयोडीन की सॉल्युबिलिटी कितनी है वह दे रखी है। तो CCl4 में आयोडीन की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी इसे कैलकुलेट करना है। तो S1/S2 K। S1 हमको मालूम करना है, S2 गिवन है और K गिवन है। तो आयोडीन की CCl4 में विलयता 88 × 0.34 30.80 आंसर। विलय का विलायक में संगुणन या वियोजन की मात्रा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। विलय का किसी एक विलायक में संयोजन या वियोजन हो रहा हो, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला लगेगा C1/nth⁴ K, जहाँ पर संगुणन या फिर एसोसिएशन हो रहा है। वहीं यदि डिसोसिएशन या वियोजन हो रहा हो तब फॉर्मूला आता है C1/C2 × 1 - α K। तो इन दोनों फार्मूला की सहायता से हम एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो तब इन इक्वेशन को यूज में ले करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विलय का विलायक में संगुणन या वियोजन की मात्रा का निर्धारण किया जाता है तथा एसोसिएशन व डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट किया जाता है। जटिल आयनों के अध्ययन में स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन्स। वितरण नियम की सहायता से जटिल आयनों के सूत्रों का निर्धारण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उदाहरण, आयोडीन में कार्बन डाइसल्फाइड विलयन को KI के जलीय विलयन के साथ मिलाने पर आयोडाइड I- आयन के साथ जटिल आयन I3- बनाता है। इस तंत्र में जलीय परत में आयोडीन की कुल सांद्रता अधिक होती है। इसका कारण इस परत में जटिल आयन I3- का बनना है। इक्वेशन दे रखी है I2 + KI = KI3, या फिर इसे हम I2 + I- K + I-, इक्विब्रियम में है I3- K। अतः जलीय परत में बने जटिल आयन का सूत्र होगा I3-। वितरण सूचक, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। आयोडीन का जल की तुलना में कार्बन डाइसल्फाइड व CCl4 में अधिक वितरण होता है। इसलिए जल में बने आयोडीन के अत्यंत तनु विलयन में कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की कुछ बूंदें डाल देते हैं, जिससे कार्बन डाइसल्फाइड व CCl परत में आयोडीन की सांद्रता बढ़ जाती है और परत का बैंगनी रंग हो जाता है। यदि वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में से आयोडीन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कार्बन डाइसल्फाइड में होता है, तो यदि आयोडीन और वाटर के सॉल्यूशन में हम कुछ बूंदे कार्बन डाइसल्फाइड के डाल देते हैं तो आयोडीन पूरा की पूरा कार्बन डाइसल्फाइड में चला जाता है और आयोडीन की कंसंट्रेशन वहाँ बढ़ जाती है, जिससे उस लेयर का कलर पर्पल हो जाता है। अब इसका टाइट्रेशन सोडियम थायोसल्फेट से किया जाता है और अंतिम बिंदु पर इस लेयर का पर्पल कलर समाप्त हो जाता है। इस तरह से कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 एक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर की तरह कार्य करती है, एक वितरण सूचक की तरह कार्य करती है। तो इस तरह से
वितरण नियम के अनुप्रयोग आपके सामने है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप लोगों के सामने है।